कभी सोचा है, एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर कैसे कब्जा कर सकती है? ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक ऐसी कंपनी जो मसालों और मुनाफे की तलाश में हिंदुस्तान आई और यहीं की हुक्मरान बन बैठी। तो चलिए, इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए इस पूरे सफर को समझते हैं। आज हमारी पूरी बातचीत का आधार यही नोट्स हैं। हम इन्हीं के पन्नों से गुजरेंगे और परत दर परत ये समझेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे अपनी जड़ें जमाईं। हर स्लाइड में जो जानकारी है वो सीधे इन्हीं नोट्स से ली गई है, जो हमें उस दौर की सच्चाई के और करीब ले जाएगी। तो हमारा सफर इन 5 पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे व्यापारियों के आने से, फिर देखेंगे कि बंगाल में सत्ता का खेल कैसे चला। इसके बाद बात होगी कि कैसे साम्राज्य को बढ़ाया गया। इस सब के पीछे की आर्थिक वजहों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरी कहानी से हमें क्या बड़ी बातें समझ में आती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हिंदुस्तान की जमीन पर मंच सज चुका था और अब वक्त था उन व्यापारियों के आने का, जिनके आने से हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों हमेशा के लिए बदलने वाले थे। देखिए, उस वक्त भारत में मुगलों का राज था और उनका सिस्टम बड़ा दिलचस्प था। 2 सबसे ताकतवर पद थे, दीवान जो सारा पैसा टैक्स यानी खजाने का मालिक था, और दूसरा था सूबेदार जिसके पास फौज और कानून व्यवस्था की ताकत थी। मुगल बादशाह हमेशा इन दोनों ताकतों को अलग अलग रखते थे ताकि कोई एक अकेला बहुत पावरफुल ना बन जाए। ये छोटी सी बात याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाली है। और इसी माहौल में एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। इनका मकसद बहुत सीधा साधा था, सिर्फ और सिर्फ व्यापार। उनका कोई राजनीतिक इरादा नहीं था, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। वो यहां से मसाले, कपड़ा और दूसरी कीमती चीजें खरीदकर यूरोप में बेचना चाहते थे और मोटा मुनाफा कमाना चाहते थे, बस। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। बंगाल, उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा। यही वो जगह बनी जहां कंपनी की किस्मत ने एक व्यापारी से शासक बनने की पहली करवट ली। जरा बंगाल के नवाबों की इस लिस्ट पर नजर डालिए। सत्ता कितनी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। अलीवर्दी खान एक बहुत काबिल नवाब थे, लेकिन 1756 में जैसे ही उनकी मौत हुई, उनकी गद्दी पर बैठा उनका जवान और अनुभवहीन नाती सिराजुद्दौला, और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। अब सिराजुद्दौला की हालत सोचिए। वो जवान था, गर्म खून था, लेकिन दुश्मन चारों तरफ थे। घर के अंदर ही उसकी मौसी घसीटी बेगम उसके खिलाफ थीं। बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ भी उससे खुश नहीं थे, और सबसे खतरनाक, उसका अपना सेनापति मीर जाफर खुद नवाब बनने के सपने देख रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बस इसी बिखराव में अपना मौका ढूंढ लिया। हम अक्सर सुनते हैं कि 1757 की प्लासी की लड़ाई ने सब कुछ तय कर दिया, लेकिन ये स्लाइड बताती है कि वो लड़ाई असल में एक जंग कम, एक साजिश ज्यादा थी, एक धोखा था। असली और निर्णायक लड़ाई तो 7 साल बाद लड़ी गई, बक्सर की लड़ाई। बक्सर में कंपनी ने सिर्फ बंगाल के नवाब को नहीं, बल्कि अवध के नवाब और खुद मुगल बादशाह की मिलीजुली फौजों को हराया। ये थी असली मिलिट्री विक्ट्री। बक्सर जीतने के बाद कंपनी ने एक बहुत ही शातिर सिस्टम लागू किया, जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन। इसका मतलब था कि पैसा वसूलने का सारा अधिकार यानी दीवानी कंपनी के पास रहेगा, और राजकाज, कानून व्यवस्था यानी निजामत, वो सब नवाब संभालेगा। मतलब तिजोरी की चाबी कंपनी के पास, लेकिन जनता की भलाई की कोई जिम्मेदारी नहीं, सारी पावर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बंगाल तो बस झांकी थी, अब कंपनी की नजर पूरे हिंदुस्तान पर थी। अब उनका लक्ष्य था अपनी पकड़ को मजबूत करना, और इसके लिए ब्रिटेन से एक से बढ़कर एक आक्रामक गवर्नर जनरल भेजे गए, जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाईं जिनसे ब्रिटिश साम्राज्य तेजी से फैलने लगा। और इस विस्तार की कहानी में एक बहुत बड़ा नाम आता है, लॉर्ड डलहौजी। ये वो गवर्नर जनरल था जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए हर नियम कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। डलहौजी ने भारतीय रियासतों को हड़पने के लिए, आप कह सकते हैं, 3 मुख्य रास्ते अपनाए। पहला, सीधी लड़ाई, जैसा पंजाब के साथ किया। दूसरा, कुशासन का इल्जाम लगाकर, जैसा अवध के साथ किया। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा बदनाम हुआ, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम बड़ा सीधा था। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसकी रियासत सीधे सीधे कंपनी के राज में मिला ली जाएगी। इस एक नियम का इस्तेमाल करके डलहौजी ने एक के बाद एक कई रियासतों को निगल लिया। सतारा, झांसी, नागपुर,
लिस्ट लंबी है। अब मजे की बात यह है कि डलहौजी ने सिर्फ रियासतें ही नहीं हड़पीं, बल्कि भारत में रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस की शुरुआत भी की। ऊपर से देखने में तो ये भारत का आधुनिकीकरण लगता है, लेकिन इसका असली मकसद था सेना को एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाना और पूरे देश पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को और कसना। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेज ये सब कर क्यों रहे थे? इतनी लड़ाइयाँ, इतनी नीतियाँ, ये सब क्यों? इन सब के पीछे का असली कारण क्या था? जवाब सिर्फ एक शब्द में है: पैसा, आर्थिक शोषण। ये आर्थिक शोषण कोई सीधी सपाट लूट नहीं थी। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जो 3 अलग-अलग फेज में आगे बढ़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त के साथ ब्रिटेन की अपनी जरूरतें भी बदल रही थीं। पहले फेज में कंपनी का लक्ष्य था भारत का बना बनाया माल और कच्चा माल सस्ते से सस्ते में खरीदना। दूसरे फेज में जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो खेल बदल गया। अब भारत का काम था ब्रिटेन की फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल सप्लाई करना और फिर उन्हीं फैक्ट्रियों में बने तैयार माल को खरीदना। मतलब भारत एक बाजार बन गया। और तीसरे फेज में भारत को ब्रिटिश कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के लिए एक मैदान बना दिया गया। इस आर्थिक बदलाव का भारत के कारीगरों पर बहुत भयानक असर पड़ा। ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़े ने भारत के मशहूर हैंडलूम उद्योग को लगभग खत्म कर दिया। जैसा कि इस सोर्स में एक दर्दनाक बात लिखी है, कहा जाता था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियों से हिंदुस्तान के मैदान सफेद हो गए थे। तो हमने ये पूरा सफर देखा, कैसे एक कंपनी जो बही खाते लेकर आई थी वो यहाँ कानून की किताब लिखने लगी। चलिए एक बार फिर से उन बड़ी बातों पर नजर डालते हैं जो इस कहानी से निकलकर सामने आती हैं। तो निचोड़ ये है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की राजनीतिक कमजोरियों का पूरा फायदा उठाया, बक्सर की लड़ाई से असली सैन्य ताकत हासिल की, डलहौजी जैसी आक्रामक नीतियों से साम्राज्य को फैलाया और सबसे बढ़कर अपने आर्थिक फायदे के लिए भारत की पूरी अर्थव्यवस्था की शक्ल ही बदल दी। ये एक बहुत ही व्यवस्थित और रणनीतिक बदलाव था। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है कि आखिर वो क्या वजहें थीं, वो कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने सिर्फ मुनाफे के लिए बनी एक प्राइवेट कंपनी को एक पूरे देश की किस्मत लिखने का हक दे दिया। इतिहास का ये पन्ना हमें सत्ता, लालच और रणनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। Please subscribe and hit the bell icon.